गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। झारखंड पीसीएस में आप सभी बच्चों का जोहार एजू कैंप के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पीसीएस में पेपर 6 में आने वाले क्वेश्चंस, सिलेबस, इन सबको चर्चा करते हुए आज से हम लोग सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी में सेल से। बायोलॉजी में हम लोग जीव के बारे में देखते हैं और जीव की इकाई संरचना कोशिका होती है। जैसे आप ये समझिए कि किसी मकान की इकाई ईंट है, जैसे किसी कपड़े की इकाई धागा है। अब जैसे जितना भी कपड़ा है उन सब की अगर इकाई संरचना पर बात करें हम लोग, तो हम लोग पाएंगे कि सभी प्रकार के कपड़े, चाहे वो किसी भी प्रकार के कपड़े हों, तो उसकी इकाई संरचना धागा होती है। किसी भी प्रकार का मकान हो तो सब, चाहे उसका डिजाइन कैसा भी हो, रंग कैसा भी हो, आकार प्रकार कैसा भी हो, तो उन सभी मकानों की जो इकाई संरचना होती है वो ईंट होती है। उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, या और भी कोई एक कोशिकीय या बैक्टीरिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, चाहे बृहद से बृहद जीव, सभी जीवों की जो संरचनात्मक इकाई है वह कोशिका के नाम से जानी जाती है। तो आइए हम लोग आज इसी कोशिका के ऊपर में चर्चा शुरू करते हैं। तो इसका सेल, कोशिका, कोशिका। तो जिस प्रकार से मकान की जो संरचना है, तो उस संरचना का इकाई कौन हुआ? ईंट हुआ। जैसे कपड़ा है तो कपड़ा का जो संरचना है उसका इकाई धागा हुआ। उसी प्रकार से जीव जो है, उस जीव का जो संरचनात्मक इकाई है वह कोशिका है। अब जीव में सिर्फ संरचना ही नहीं है, अपितु उसमें उसका क्रियात्मक फंक्शन भी है, यानी उसमें कुछ क्रिया भी हो रही है। जब तक वो क्रिया होती है तब तक वह जीव जीवित होता है, और जब वह क्रिया होना बंद हो जाता है तो वह मृत हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव के मध्य जो मुख्य अंतर है वह जैव प्रक्रिया का अंतर होता है। जैव प्रक्रिया अर्थात लाइफ प्रोसेस। कहते हैं कि किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम कार्य करना पड़ता है, जो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। द मिनिमम प्रोसेस डूइंग बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। किसी जीव के द्वारा किया गया वह न्यूनतम प्रक्रिया जो उसे जिंदा रखने में सहायक हो, उसे जैव प्रक्रिया कहते हैं। और जैव प्रक्रिया जिस छोटी सी इकाई में होती है, उस इकाई संरचना को हम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो जीव का क्रिया और जीव का संरचना, ये संरचना यानी कि उसका आकार प्रकार और उसके जीवित रहने की जो प्रक्रिया है यानी लाइफ प्रोसेस, उसका इकाई कोशिका होता है। अब देखिए, लाइफ प्रोसेस, द मिनिमम एक्टिविटीज डूइंग बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जो न्यूनतम प्रक्रिया करना पड़ता है उसे जैव प्रक्रिया कहते हैं। और इस जैव प्रक्रिया की जो सबसे छोटी इकाई हुई वह कोशिका हुई। तो इस प्रकार से हम लोग सेल के बारे में कह सकते हैं कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Structural and functional unit of life। कोशिका क्या है? तो जीवन का संरचनात्मक तथा कार्यिक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
कोशिका के बारे में वन वर्ड आंसर आपसे पूछे कोशिका क्या है, तो कोशिका सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज तब संभव हो पाया जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। तो माइक्रोस्कोप का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉनसन एंड जॉनसन, और वह माइक्रोस्कोप कहलाता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस प्रकार से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉनसन एंड जॉनसन। और जॉनसन के इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के खोज हो जाने के बाद ही कोशिका का खोज संभव हो सका। जॉनसन एंड जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। इसके बाद कालांतर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज हो जाने के बाद कोशिका का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख पाए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज करने का क्रेडिट जाता है नॉल एंड रस्का। नॉल तथा रस्का, ये सभी इस तरह के प्रश्न आपको जो मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने में ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन ही जो है सो क्या करेंगे, आपको उपयोगी होंगे। और इसको लिंक बना करके इन सभी तथ्यों को एक साथ जब आप समावेश करेंगे तो यही आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस के जो पेपर 6 हैं उसके मटेरियल तैयार होंगे, जिसमें आप अपने आंसर को इनरिच कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देखें कि कोशिका संरचनात्मक तथा कार्यिक इकाई है जीवन की। जीव की संरचनात्मक और कार्यिक इकाई कोशिका है, और यह कोशिका का खोज तब संभव हो पाया जब जॉनसन एंड जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया। कालांतर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, जिसको खोज करने का क्रेडिट नॉल एंड रस्का को जाता है। और उसके खोज हो जाने के बाद कोशिका का जो अंदर की संरचना है यानी कोशिकांग और उसके अंदर के जो रहस्य हैं उसके बारे में हमें बृहत जानकारी मिल सकी। तो कोशिका को खोज करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है रॉबर्ट हुक को। तो इस प्रकार से सेल का डिस्कवर, कोशिका का खोज डिस्कवर का क्रेडिट किसे जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की संरचना को पतले पतले स्लाइड में काटकर जो उन्हें एक संरचना दिखाई दी, उस संरचना का नाम उन्होंने सेल दिया। तो कॉर्क बेसिकली डेड मटेरियल होता है, तो रॉबर्ट हुक ने
जिस कोशिका की खोज की वह वस्तुतः निर्जीव हो चुका था। इसके बाद लीवेनहुक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज की। लीवेनहुक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। लीवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की। लीवेनहुक साहब ने जब माइक्रोस्कोप खरीद कर लाया और उसके अंदर देखने की बारी आई तो मुंह में जो बिना ब्रश किए हुए, कभी कभी आप देखिएगा कि आपकी जीभ में कुछ डेड मटेरियल मिल जाता है, तो उसको निकाल करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। यानी कि ये जीभ में जो पड़े छाले होते हैं, चिक के अंदर, गाल के अंदर जो छाले पड़े होते हैं, और उन छालों को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो है सो क्या मिली, संरचना मिली। अब देखिए ये जो सेल है, अब इस सेल के बारे में कुछ और भी ऐसे बातें हैं जिसके बारे में हम लोग देखें कि सेल में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, और इसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का दूसरा नाम माइकोप्लाज्मा भी है। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा जीव पीपीएलओ, इसी का नाम माइकोप्लाज्मा भी है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा। और इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। जोकर ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का जोकर, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। इसे जोकर ऑफ एनिमल किंगडम यूं मजाक में इसका नाम दे दिया गया क्योंकि पहले जिस समय में इन सब चीजों का खोज हुआ उस समय में सर्कस होता था, मनोरंजन के नाम पर नाटक नौटंकी हुआ करता था, और उसमें जो सबसे छोटा पात्र होता था वह जोकर का भूमिका निभाया करता था, जोकर का रोल प्ले करता था। तो इस प्रकार से ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा सजीव के रूप में जब आया तो वैज्ञानिकों ने इसे एक मस्खरीवश, एक हास्यास्पद रूप से इसका नाम क्या रख दिया, जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। तो इस प्रकार से स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी कोशिका भी है और सबसे छोटा जीव भी है, और यह जोकर ऑफ एनिमल किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल, अब जितने भी एग हैं, अंडे हैं, वह सभी के सभी जो हैं वह कोशिका है। तो आप एक बात जान लीजिए, एग इज ए सेल, एग इज ए सेल, अंडा एक कोशिका है, एग इज ए सेल। अब जितने भी अंडे हैं उसमें सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। तो लार्जेस्ट एग, सबसे बड़ी जो अंडे के रूप में जाना जाता है लार्जेस्ट एग, और वो है ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिच एग इज लार्जेस्ट सेल,
तो ऑस्ट्रिच का अंडा इस प्रकार से सबसे बड़ी कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। इसके अलावा एक एक्वेटिक एल्गी भी होता है। तो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट सेल, तो एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट सेल हो गया आपका ऑस्ट्रिच एग। और प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट सेल हो गया एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय और एल्गी का मतलब होता है शैवाल। तो जलीय शैवाल, समुद्री शैवाल सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। यानी शैवाल की कोशिका जंतु की सबसे बड़ी कोशिका है, प्लांट की सबसे बड़ी कोशिका है, वनस्पति की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इस प्रकार से वनस्पति जगत का, पादप जगत का सबसे बड़ी कोशिका के रूप में एक्वेटिक एल्गी जाना जाता है और जंतु जगत का सबसे बड़े सेल के रूप में ऑस्ट्रिच एग जाना जाता है। और इन दोनों के तुलना में ऑस्ट्रिच का अंडा ही सबसे बड़ा है, इसीलिए लार्जेस्ट सेल के रूप में फाइनली कौन जाना जाएगा, तो वह ऑस्ट्रिच एग ही जाना जाएगा। लेकिन प्रश्नों की विविधता के दृष्टिकोण से आप यह बात जानिए कि यदि आपसे पूछ दे लार्जेस्ट प्लांट सेल, वनस्पति जगत की सबसे बड़ी कोशिका, या पादप कोशिका, वनस्पति जगत की सबसे बड़ी कोशिका, या पादप कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका नाम, इसका आंसर एक्वेटिक एल्गी होगा। और जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग के रूप में जाना जाएगा। और इस दोनों की तुलना में ज्यादा बड़ा शुतुरमुर्ग का ही अंडा है। तो फाइनली लार्जेस्ट सेल के रूप में प्रतिष्ठित कौन हुआ, शुतुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच एग ही जाना गया। अब देखिए मानव की जो कोशिका है, तो मानव कोशिका के रूप में सबसे बड़ी सेल के रूप में, तो अब होता है कि लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जो है वो है ओवम, यानी कि अंडाणु। सबसे बड़ी मानव कोशिका वो है अंडाणु। सबसे बड़ी मानव कोशिका और वो है अंडाणु। और सबसे छोटी मानव कोशिका और वो है शुक्राणु। सबसे छोटी मानव कोशिका शुक्राणु। दूसरी सबसे छोटी मानव कोशिका, दूसरी सबसे छोटी मानव कोशिका, और उसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, सबसे छोटी कोशिका। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, अंडाणु है, और मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु के अलावा दूसरी सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, यहां पर भी एक टेक्निकल बात है, और वह टेक्निकल बात यह है कि शुक्राणु जो है वह मनुष्य में तो है, पुरुष में तो है, लेकिन मनुष्य के स्त्री में नहीं है। तो ये सब टेक्निकल वो पॉइंट है जहां पर आकर के कि आपके जानकारी होने के बावजूद भी आपका आंसर गलत होने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए आप काफी सतर्क और ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों का आंसर जानें, क्योंकि इन्हीं बारीकियों में आपके आंसर गलत हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने तो सही ही आंसर किया, लेकिन जब आंसर आता है तो आपका आंसर गलत हो जाता है।
क्यों गलत हो जाता है? तो ये सभी उसमें सूक्ष्म जो है पहलू छुपे हुए होते हैं। आपको समझ में आया कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, लेकिन शुक्राणु तो पुरुषों में पाया जाएगा, स्त्रियों में तो पाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से स्त्रियों में शुक्राणु नहीं पाए जाने के कारण पूर्णतः मानव की सबसे छोटी कोशिका के रूप में कौन प्रतिष्ठित हो गया? तो आरबीसी हो गया। अंडाणु और शुक्राणु एक कंपैरेटिव वैल्यू है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, तो इसका मतलब हो गया लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, मनुष्य के शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, और यह है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, तंत्रिका। अब इन सब प्रश्नों में आप कई बार जानते हुए भी कंफ्यूज करते हैं, कई किताब पढ़ने में भी, किताबों में भी ये सब बातें गलत सलत तरह से लिखा रह जाता है और आप कंफ्यूज कर जाते हैं और आपका किया धिया पर क्या हो जाता है? पानी गिर जाता है। और इस वजह से आप इन सब चीजों को बड़े बारीकी से समझिए और इसको समझने के बाद जो है आप आंसर करने में सक्षम हो सकेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए। अब देखिए, ये जो हमारा सेल है, ये सेल को हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जो हमारी कोशिका है, जब इस कोशिकाओं का जब हम लोग अध्ययन शुरू किए तो ये कोशिका को हम लोग दो तरह की कोशिका, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे का नाम होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल यानी कोशिका जितने भी हैं उन सभी कोशिकाओं को हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए, प्रो शब्द का अर्थ होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव शब्द का अर्थ होता है अविकसित। कैरियोटिक शब्द का अर्थ होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस। और सेल का मतलब होता है कोशिका, यानी कि ऐसी कोशिका, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक, जिसका न्यूक्लियस अभी क्या है? अविकसित है, ठीक तरीके से विकसित नहीं हुआ। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ एल्गी वगैरह। और इसी तरह से यू शब्द का अर्थ होता है ट्रू, ट्रू माने पक्का, सच्चा। कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, सेल माने कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित हो, जिसका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित हो, डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, तो उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं आपको प्लांट्स सेल, यानी कि वनस्पति कोशिका, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिका को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें बैक्टीरिया के अलावा प्रोटोजोआ भी आप कर सकते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रिमिटिव सेल जो है, प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है, वायरस में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? एल्गी में पाया जाता है। ये सेल प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, एंड डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत प्लांट और एनिमल आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
तो देखिए कि क्या कहानी है। तो जैसे कि ईंटों को जोड़े तो दीवार का निर्माण हुआ, दीवारों को जोड़ दिए तो कमरे का निर्माण हुआ, कमरों को जोड़ दिए तो मकान का निर्माण हुआ, मकानों को जोड़ दिए तो गली मोहल्ले का निर्माण हुआ, गली मोहल्लों को जोड़ दिए तो गांव का निर्माण हुआ, शहर का निर्माण हुआ, गांवों को जोड़ दिए, शहरों को जोड़ दिए तो राज्य, और राज्यों को जोड़ दिए तो देश, और देशों को जोड़ दिए तो दुनिया। तो इस प्रकार से इस पूरे दुनिया की जो सबसे छोटी इकाई हो गई संरचनात्मक दृष्टिकोण से, वह इकाई ईंट हो गई। ईंटों को जोड़े तो दीवार, दीवारों को जोड़े तो कमरा, कमरों को जोड़े तो पूरा का पूरा बिल्डिंग, मकान, मकानों को जोड़ दिए तो गली, गलियों को जोड़ दिए तो मोहल्ला, मोहल्लों को जोड़ दिए तो गांव और शहर, और गांवों और शहरों को जोड़ दिए तो राज्य, और राज्यों को जोड़ दिए तो देश, और देश को जोड़ दिए तो दुनिया। इसी प्रकार से सेल जो है, कोशिका जो है, वह इकाई है। कोशिका, कोशिकाओं को जोड़े तो कोशिकाओं को जोड़ने से जो बना वह हुआ टिश्यू। टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तकों को जोड़ दिए तो बन गया अंग यानी कि ऑर्गन। ऑर्गन को जोड़ दिए तो बन गया सिस्टम। सिस्टम यानी कि तंत्र। जैसे देखिए ना, तंत्र, सिस्टम, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, है ना। तो इस प्रकार से कई सिस्टम बन गए, और कई सिस्टमों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी पूरा का पूरा जीव बनकर तैयार हो गया। तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, यानी पूरा जीव तैयार हो गया। और जीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। और फिर ऑर्गेनिज्म को जोड़े तो कम्युनिटी, समुदाय, कम्युनिटियों को जोड़े तो क्या बन गया, बायोस्फीयर, पूरा जैव मंडल निर्माण हो गया। तो कोशिका इस प्रकार से क्या है, आपकी इकाई संरचना है। और इकाई संरचना यानी कि आपका जो बेसिक यूनिट है कोशिका हो गया। और कोशिका के जुड़ने से इस प्रकार से टिश्यू, और इस प्रकार से टिश्यूओं के जुड़ने से ऑर्गन, अंग, अंगों के जुड़ने से सिस्टम, और सिस्टम के जुड़ने से क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कोशिका के बारे में। अब देखिए, जब हम लोग इस कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, तो अब ये कोशिका हम लोग फाइनली जो अध्ययन कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं। यानी जो डेवलप सेल है, यानी यह कोशिका वनस्पति और जंतु दोनों में पाए जाएंगे, प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाएंगे। तो इन सेल की जो कंपोनेंट्स हैं, अगर इस सेल को हम देखने का कोशिश करें कि इसका अध्ययन कैसे कैसे होगा, तो इसका अध्ययन इस तरह से 3 क्षेत्रों में होगा। तो सेल को देखने पर जो सबसे पहला बाहरी लेयर है उसको हम लोग कहते हैं सेल वाल। सेल वाल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ये आउटलाइन स्ट्रक्चर है हमारा कोशिका भित्ति, सेल वाल। तो सेल वाल सबसे पहले लेवल पर अगर सेल को हम देखें बाहर से तो हमें क्या दिखाई दिया, कोशिका भित्ति, सेल वाल दिखाई दिया। इसके बाद जो लेयर है इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव कला। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव कला, जीव द्रव कला। अब देखिए, प्लांट में ये दोनों पाए जाएंगे, सेल वाल भी पाए जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाए जाएंगे। आउटर मोस्ट लेयर सेल वाल, कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के बाद जो दूसरा लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाद जो बाद का लेयर है वो है लाइपोप्रोटीन लेयर।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह मुख्य रूप से क्या है, लाइपोप्रोटीन लेयर है। तो सेल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल का जो सबसे बाहरी लेयर है वह है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद जो है वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, तो वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही क्या होता है, शुरुआत होता है। और इसके बाद जो है सो दूसरे नंबर में है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को हम जीव द्रव कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है वैक्यूल। वैक्यूल का हिंदी में नाम होता है रिक्तिका। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। अब देखिए जीव द्रव के बारे में, तो सेल में अगर आप देखेंगे तो सेल में यही तीन चीज पाई जाती है, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल। प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार। अब देखिए ये जीवन का जो भौतिक आधार है, इसके पीछे मतलब ये है कि जीवन का जो स्थूल रूप दिखाई देता है, यानी हम, आप या अन्य जीव जंतु, जैसे कि मान लीजिए बकरी है, गाय है, तो सबका जो रूप दिखाई दे रहा है, जैसे बैक्टीरिया है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म है, तो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो वहां पर आपको बैक्टीरिया भी दिखाई देगा। तो वह जो पूरा का पूरा कंटेंट है, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी अन्य जीव जंतु का है, तो वह उसका कंटेंट जो है वह प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही है। तो पूरा का पूरा शरीर प्रोटोप्लाज्म ही का विस्तार है, जो इन्वेलप में है, तो उसको हम सेल कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म को ये जो फिजिकल जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, भौतिक रूप से जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, उसका आधार प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म जो है वह जीवन का भौतिक आधार कैसे है, तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करें कि प्रोटोप्लाज्म जो है वह जीवन का भौतिक आधार कैसे है। इसके बारे में आप देखिए कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, इसी के अंदर पूरा का पूरा कोशिका का माल मटेरियल है। और प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक आती है साइटोप्लाज्म और दूसरा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और केंद्रक। साइटोप्लाज्म को कहते हैं हिंदी में कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, कोशिका द्रव और केंद्रक। अब देखिए ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे कोशिका के सभी चीजें हैं। ये साइटोप्लाज्म को हम लोग दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिव, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स। यानी आप मेटाबॉलिक को यह कह सकते हैं कि उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, उपापचय के सक्रिय कोशिकांग।
और ये जो उपापचय के सक्रिय कोशिकांग हैं, इसी में आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब के बारे में हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, गोल्गी बॉडी। तो ये सब जो मेटाबॉलिक एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, यही कोशिका के अंदर फंक्शन करने का काम करता है। यानी यही कोशिका के कार्यों को क्या करता है, तो एक्टिव करने का काम करता है। और दूसरा होता है मेटाबॉलिक इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। और दूसरी ओर होता है उपापचय के, यानी आप कह सकते हैं मेटाबॉलिक इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स। हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। अब ये जो निष्क्रिय पदार्थ हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्टोर्ड मटेरियल, एक होता है स्टोर्ड मटेरियल माने संग्रहित पदार्थ। मुख्य रूप से इसमें खाद्य पदार्थ के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप मान लीजिए कि आलू खाए, प्याज खाए, टमाटर खाए, फल खाए, फ्रूट्स खाए, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। दाल खाए तो प्रोटीन है, मांस में प्रोटीन है, मछली में प्रोटीन है। और तीसरा होता है लिपिड और फैट। तो ये हो गए आपके स्टोर्ड पदार्थ, जो है मतलब संग्रहित पदार्थ। दूसरा होता है सिक्रीटरी मटेरियल, यानी आप कह सकते हैं स्रावित पदार्थ, सिक्रीटरी मटेरियल। और सिक्रीटरी मटेरियल के रूप में आप जैसे देखिए कलरिंग मटेरियल, नेक्टर्स, इसके अंदर हो गए जैसे कलरिंग मटेरियल, रंग देने वाला पदार्थ, नेक्टर्स, पराग। और तीसरा होता है मेटाबॉलिक इनएक्टिव में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसका कि प्लांट को कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ। और इसमें कई प्रकार के चीजें होते हैं जैसे एल्केलॉइड्स। अब इन सबों का हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। एल्केलॉइड्स, रेजिन, गम्स, कई प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड। तो एल्केलॉइड्स है, रेजिन्स है, गम्स हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं आपके क्या हो गए, जो साइटोप्लाज्म है उसमें पाए जाते हैं। और दूसरी ओर जो है वह है आपका न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। अब अगर आप देखिए गौर से, ये केंद्रक कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले ये सेल के अंदर ये हो गया, एक तरफ सेल वाल, दूसरी तरफ प्रोटोप्लाज्म, तीसरी तरफ वैक्यूल। तो प्रोटोप्लाज्म यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। अब इस जीवन का भौतिक आधार जो है प्रोटोप्लाज्म, इसमें 2 चीजें हैं, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में 2 चीजें हो गई, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मेटाबॉलिक इनएक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। तो साइटोप्लाज्म के ये सभी चीजें हो गई। अब देखिए दूसरी ओर कौन है, न्यूक्लियस है, केंद्रक। तो अब केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो निष्क्रिय पदार्थ जो है मेटाबॉलिक इनएक्टिव मटेरियल इधर वाला,
ये देखिए ये हो गया स्टोर्ड मटेरियल, सेक्रेटरी, एक्सक्रीटरी। और अब हम लोग चलते हैं न्यूक्लियस केंद्रक में। तो केंद्रक यानी कि जो सेल का सारा फंक्शन कंट्रोल करता है। और आइए हम लोग इसमें देखें कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ये क्या क्या चीज है। तो इसके पहले न्यूक्लियस का सबसे बाहरी जो परत है वो कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक कला। जो बाहरी लेयर है, जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है यह कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। अब देखिए इसके अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फाइनली दो चीजें मिलती है। फाइनली दो चीजें मिलती है। एक मिलता है आपका इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि आप कह सकते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। और दूसरी तरफ पाया जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और दूसरा पाया जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस माने होता है केंद्रिका। न्यूक्लियोलस को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। अब देखिए इसी क्रोमोसोम के अंदर जो है पाया जाता है आपको कौन, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है जीन। जीन के अंदर पाया जाता है डीएनए, डीएनए। और डीएनए के अंदर पाया जाता है कौन, डीएनए के बाद आरएनए। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन से एंजाइम, और एंजाइम इन सभी क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इस प्रकार से जो है यह सेल के कंपोनेंट्स हो गए। और इन कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक एक करके जानना है। ये सभी सेल्स के बारे में हो गए। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कोशिका। कोशिका के अंदर है सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, रिक्तिका। अब हम लोग एक एक करके इन सब के बारे में देखेंगे डिटेल। और इस डिटेल देखने के क्रम में आइए अब हम लोग देखें कि यह जो सेल है हमारा, यह सेल एक हो गया प्लांट सेल, दूसरा हो गया एनिमल सेल। तो प्लांट सेल को कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त है जो एनिमल सेल को नहीं प्राप्त है। प्लांट सेल के पास क्या है, कुछ खास चीजें हैं जो एनिमल सेल के पास नहीं पाई जाती है। तो ये क्या क्या फीचर्स हैं जो प्लांट सेल को पाए जाते हैं और एनिमल सेल को नहीं पाए जाते हैं। तो आइए इन चीजों को जानिए कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, प्लास्टिड्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्णक। तो सेल वॉल, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, रिक्तिका। सेल वॉल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये तीन फैक्टर जो है सेल वॉल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स etc आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कोशिका भित्ति, वर्णक, रिक्तिका इत्यादि केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। सेल वॉल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स etc आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों के तीनों फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में उपस्थित होते हैं, वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं।
और ये अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट। ये तीनों के तीनों फीचर्स प्लांट सेल में, वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेल वॉल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स etc प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये जंतु कोशिकाओं में ये फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। अब आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब देखिए कि एक सेल, सपोज कीजिए कि ये एक सेल है और इसमें सेल कंपोनेंट्स जो अभी आप देखिए, मेटाबॉलिक इनएक्टिव मटेरियल ने कुछ मटेरियल बनाया और वो इनएक्टिव मटेरियल का निर्माण किया, वो एक्सेस हो गया, तो एक सेल दूसरे सेल से इसमें ट्रांसफर करता है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं सेल के अंदर और ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। यह संरचना क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए जो है वह सेलुलर मटेरियल एक्सचेंज होता है, सेल का मटेरियल। ये प्लाज्मोडेस्माटा इस तरीके की संरचना होती है। तो इस तरह की संरचना से सेल अपने अंदर के मटेरियल को क्या करता है? दूसरे सेल में भेजता है। यानी सेल के जो इनएक्टिव मटेरियल हैं तो उस मटेरियल का प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होता है? एक्सचेंज होता है, एक सेल से दूसरे सेल में स्थानांतरित होता है। एक्सचेंज माने स्थानांतरित होता है। कोश मेटाबॉलिक माने सेल कंटेंट्स कह सकते हैं आप इसको। सेल कंटेंट्स माने कोशिका में बनने वाली चीजें जो है, सेल कंटेंट्स, वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या होता है? स्थानांतरित होता है। अब जैसे देखिए, एक सेल है, फिर दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, फिर चौथा सेल है। जैसे ईंट जुड़े होते हैं एक दूसरे से, देखिए इस तरह से। तो इसी तरीके से ये बीच में, सेल के बीच में एक मटेरियल होता है ना, इस तरीके से एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं मिडिल लेमिना। तो सेल के अंदर जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल कहलाता है मिडिल लेमिना। यानी एक सेल दूसरे सेल से अटैच होता है, यानी जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जैसे एक ईंट दूसरे ईंट से जुड़ा होता है तो बीच में मटेरियल सीमेंट होता है। उसी तरीके से एक सेल दूसरे सेल से जो अटैच होता है, एक सेल दूसरे सेल से जो अटैच होता है, तो बीच में जो ये सीमेंटिंग मटेरियल है, दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज कॉल्ड मिडिल लेमिना। तो एक ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि वन सेल अटैच्ड विथ अनदर सेल बाय मिडिल लेमिना। एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ा होता है, किसके द्वारा? तो मिडिल लेमिना के द्वारा जुड़ा होता है। अब एक मन में एक प्रश्न आता है, जैसे आप देखिएगा कि कई प्रकार के फल वगैरह हैं, तो यह जो फल है, यह जब कच्चा रहता है तो सख्त रहता है और पक जाने के बाद यह गुलगुला हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, स्क्यूजी हो जाता है। तो आफ्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दे बिकेम्स टू स्क्यूजी एंड स्पॉन्जी। फलों के पकने के बाद वह गुलगुला हो जाता है, वह गुलगुला हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ मिडिल लेमिना। यानी फल पकने के बाद गुलगुला हो जाता है मिडिल लेमिना के डिसॉल्व हो जाने के कारण, इसके घुल जाने के कारण, डिसॉल्व हो जाने के कारण। तो आफ्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दे बिकेम्स टू स्पॉन्जी ड्यू टू डिसॉल्विंग ऑफ मिडिल लेमिना, कोशिका के मिडिल लेमिना के घुल जाने के कारण। तो अब देखिए, हम लोग ये देखें कि सेल का सबसे बाहरी लेयर है और उसका नाम क्या है? सेल वाल, कोशिका भित्ति, सेल वाल, कोशिका भित्ति। अब देखिए, सेल वाल जो है यह मुख्य रूप से बना होता है, सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के अलावा पेक्टिन और लिग्निन,
तो सेल वॉल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो 99% क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। कि सेल वॉल किससे बना हुआ है? तो सेल्यूलोज से बना हुआ है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एक्सेप्ट, अपवाद है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया एंड फंगस। फंगस को हिंदी में कहते हैं कवक। जीवाणु और फंगस, कवक। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। केवल छोड़कर किसको? बैक्टीरिया और फंगस, बैक्टीरिया और कवक को छोड़कर। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टिडो। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन। पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन से। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन की। और फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है चिटीन से, काइटिन से। सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। और कई ऐसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप देखिए कॉकरोच, तितली, मच्छर, मक्खी, इन सब के जो पंख वगैरह बने होते हैं, तो उनके जो आउटर मोस्ट लेयर बने होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के जो आउटर मोस्ट, इंसेक्ट्स का जो बाहरी आवरण, पंख वगैरह इत्यादि जो बने होते हैं, वह भी किससे बने होते हैं? वह भी काइटिन से ही बने होते हैं। काइटिन, इसको कई लोग चिटीन पढ़ते हैं, चिटीन भी होता है, हिंदी में इसको काइटिन कहते हैं, यानी काइटिन से बना होता है। अब कई लोग चिटीन पढ़ देते हैं, पर इट इज काइटिन, है ना। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज के अलावा पेक्टिन और लिग्निन। 99% क्वेश्चन का आंसर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किससे? तो सेल्यूलोज से। एक्सेप्शन है इसका बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया और फंगस का सेल वॉल जो है वह किससे बना होता है? तो बैक्टीरिया का बना होता है पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन से, और फंगस का सेल वॉल बना होता है काइटिन से। अब देखिए यहां पर, यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया एंड फंगस केप्ट इन प्लांट किंगडम। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु तथा कवक फंगस को रखा जाता है वनस्पति के श्रेणी में। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही बैक्टीरिया और कवक को, जीवाणु और कवक को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो वनस्पति की श्रेणी में रखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया एंड फंगस केप्ट इन प्लांट किंगडम। इसी के चलते इसको हम किस में रखते हैं? प्लांट किंगडम में रखते हैं। अब देखिए सेल वॉल जो बाहरी लेयर है, तो सेल वॉल के बाद जो दूसरा लेयर है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आपने शुरू में देखा था स्ट्रक्चर में कि सेल वॉल के बाद कौन पाया जाता? तो सेल वॉल के बाद जो है कोशिका में सेल वॉल सबसे पहले पाया जाता है, आउटर मोस्ट सेल वॉल। सेल वॉल के बाद कौन पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब देखिए सेल वॉल पर जितने प्रश्न थे आपने देख लिया आंसर क्या क्या होंगे। इससे संबंधित बातें आपको लिखना होगा, तो आप इससे रिलेटेड बातों को कोरिलेट करेंगे और एक पैराग्राफ सेल वॉल के ऊपर बन जाएगा। सेल वॉल के बाद जो दूसरा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव कला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव कला। तो एनिमल का ये आउटरमोस्ट लेयर है, जंतुओं का यह क्या है? बाहरी परत है। एनिमल का यह क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, बाहरी परत है। लेकिन वनस्पतियों का यह कौन सा लेयर है? दूसरी परत। पहला लेयर सेल वॉल है। अब जंतुओं में चूंकि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो यहां पर शुरुआत किससे होता है? यहां शुरुआत प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन से। अब देखिए, इस तरह का दो लेयर जो है वह लिपिड का है और प्रोटीन जो है इसमें इस तरीके से तैरता हुआ जिगजैग स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इस तरह से। तो ये छोटा छोटा लेयर प्रोटीन हो गया और जो ये मुख्य दो लेयर है वह लिपिड है। अब आगे अगर आपसे एक आंसर कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, एक आंसर, तो एक आंसर होगा लिपिड, क्योंकि इसका मात्रा ज्यादा है। और अगर लिपिड के साथ दूसरा ऑप्शन हो तो लिपिड प्लस प्रोटीन। और इस संरचना को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस संरचना को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल वॉल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल वॉल। तो इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में दो परत लिपिड का होता है और एक पर और इसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होता है, तो ये मोज़ेक की तरह संरचना लगता है। तो इस प्रकार से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था वाटसन। तो वाटसन ने इस मॉडल को दिया था। तो इस तरह से सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद दूसरा लेयर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल इज क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव कला। And plasma membrane is made up of lipid plus protein, and this was arranged in two layer of lipid in between embedded protein, and finally this module is known as fluid mosaic model, और इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं fluid mosaic model। तो इस प्रकार से आपने देखा सेल का बाहरी परत दो लेयर से बना हुआ है। एक तरफ है सेल वॉल और दूसरी तरफ है क्या? तो दूसरी तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव कला। जितने भी वनस्पति की कोशिकाएं होती है उन सभी वनस्पति कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर होता है एनिमल सेल का। तो इस प्रकार से प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया सेल वॉल। और बैक्टीरिया और फंगस में, बैक्टीरिया और कवक में सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ही, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही वह किस कैटेगरी में रखा जाता है? वह वनस्पति की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरे क्लास में हम लोग फिर इससे आगे की घटना को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान कीजिए। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।